Okay, so we'll discuss DPP of states of matter, or you can simply say gaseous state. First question is given that the gaseous state, for gaseous state, if most probable speed is denoted by C star, average speed by C bar, and the mean square speed by C. तो देखो, अगर मैं अपने फॉर्मूले से लिखूँ तो V मोस्ट प्रॉबल जो होता है दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 RT/m. इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे V एवरेज, तो ये वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 8 RT/m. एंड द थर्ड वन V RMS वैल्यू अगर लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड. So V RMS is equal to under root of 3 RT/m. तो मैं अगर रेशियो लिखूँ इट इज C स्टार इज टू C बार इज टू C, वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2 इज टू रूट ऑफ 8/पाई इज टू रूट 3. ये ऐसी को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1 इज टू 1.128 इज टू 1.225 आ जाएगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, it is given the temperature at which oxygen molecules have the same root mean square speed as helium atoms have at 300 Kelvin. Simply formula apply करना है. So हमें पता है root mean square speed का formula होगा under root of 3 RT/m. तो सबसे पहले it's given the temperature at which oxygen molecule, तो oxygen की अगर ये वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा under root of 3 RT/32 is equal to under root of 3R. टेम्परेचर गिवन है 300 Kelvin by 4. और दो मास केजी में अप्लाई करना चाहिए, बट दोनों साइड वही अप्लाई कर रहे हैं तो कैंसिल ही हो जाएगा. यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग वैल्यूज, तो इट कम्स आउट टू बी T/32 इज इक्वल टू 300/4, यानी टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 2400 Kelvin, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन डी. देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6, it is given van der Waals equation for the gas is stated as P equal to nRT/V minus B minus A n by V whole square. The equation reduces to perfect equation. मतलब आपको वो टेम्परेचर लिखना है व्हेन आइडियल रियल गैस शोज आइडियल बिहेवियर. तो उसकी कंडीशन आपको पता है, मोलर वॉल्यूम एक्सेप्शनली हायर करना होता है, यानी कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. सो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन में वॉन डर वाल गैसेज जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं. इसका आंसर चेक करेंगे तो टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई, प्रेशर इज लो, तो आंसर मार्क कर देंगे ए. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8, it is given if Z is the compressibility factor, van der Waals equation at low pressure can be written as. तो अगर हम एट लो प्रेशर कंडीशन चेक करेंगे तो लो प्रेशर कंडीशन में मोलर वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली हायर हो जाएगा, तो Vm के रिस्पेक्ट में हम लोग B को निगलेक्ट कर देंगे. ठीक है, और Vm के रिस्पेक्ट में अगर B को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी P प्लस A/Vm² इंटू Vm इज इक्वल टू RT. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Z इज इक्वल टू 1 माइनस A/Vm/RT बन जाएगा. Z इज इक्वल टू 1 माइनस A/Vm/RT, तो इससे आंसर मार्क कर देंगे डी. अदरवाइज डायरेक्ट रिजल्ट भी याद है, मैंने आपको नोट्स पे सीधे सीधे एग्जैक्टली चारों केस सिखाए हुए. लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हीलियम एंड हाइड्रोजन का केस. नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 is given when does the gas deviates the most from ideal behavior. तो देखो रियल गैस का आइडियल बिहेवियर आता है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, तो मैक्सिमम डेविएशन का होगा इसका उल्टे पे, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर. So maximum deviation of real gas from ideal behavior. एग्जैक्टली उल्टी कंडीशन लिख दो जहाँ पे रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है. ये कंडीशन आ जाएगी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन में गैस का डेविएशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा. सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, आंसर मार्क कर देंगे सी. ठीक है, then comes to the next question, question number 13. Question number 13, it is given
Among the following the incorrect statement: at low pressure, real gases shows ideal behavior. At very low pressure, real gases shows ideal behavior. ये ठीक है. At very large volume, real gases shows ideal behavior. At boils temperature, real gas shows ideal behavior. तो इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. तो एट वेरी लो टेम्परेचर रियल गैसेज शोज आइडियल बिहेवियर, ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आपको पता है रियल गैसेज शोज आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. ये कंडीशन होती है. उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, इसलिए बी आंसर हो जाएगा. लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में मोलर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. लो प्रेशर तो पहला आंसर करेक्ट हो ही गया, सी बी आंसर ठीक हो गया. बॉइल्स टेम्परेचर पर रियल गैसेज शोज आइडियल बिहेवियर, ये भी करेक्ट हो गया. वेरी लो टेम्परेचर रियल गैसेज शोज आइडियल बिहेवियर, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि रियल गैसेज का आइडियल बिहेवियर जो है वो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन में आता है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, ध्यान से देख लो. इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो उसका लो टेम्परेचर वाला केस गलत हो गया. वील मार्क बी आंसर. ओके. Then comes question number 15. Question number 15, it is given the volume of gas A is twice than the volume of gas B. तो गैस A का वॉल्यूम 2 times of gas B हो गया. The compressibility factor of gas A is thrice than that of gas B. The compressibility factor of gas A is thrice the compressibility factor of gas B at same temperature. The pressure of the gas for the equal number of moles are, हमें इक्वेशन पता है PVM is equal to ZRT. ये एक्सप्रेशन होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपको प्रेशर रिपोर्ट करना है. तो प्रेशर VA इज इक्वल टू ZA इंटू RT. दूसरी इक्वेशन में लिखेंगे प्रेशर PB इंटू VB इज इक्वल टू ZB इंटू RT. दोनों का रेशियो ले लो तो आ जाएगा PA बाय PB इज इक्वल टू ZA बाय ZB. RT तो कट जाएगा इंटू VB बाय VA. ये वैल्यू बन जाएगी. देखिए यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो ZA तो वही रहेगा. VB की जगह लिख दे, सॉरी ZA की जगह लिखो 3ZB. ZA की जगह लिखेंगे 3ZB और VB तो एज इट इज़ रहने दो. और ZA की जगह लिख दो, और सॉरी VB की जगह VA की जगह लिख दो 2VB. तो ZB और VB कट जाएगा तो ये वैल्यू 3/2 आ जाएगी. यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2PA इज इक्वल टू 3PB. 2PA इज इक्वल टू 3PB. तो यहाँ से आंसर मार्क कर देंगे ए. सिंपल कैलकुलेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा गिवन था बस वैसे फॉर्मूले पुट करते जाओ. रियल गैस की इक्वेशन PVM इक्वल टू ZRT अप्लाई कर दिया. VA इक्वल टू 2VB गिवन था, ZA इक्वल टू 3ZB गिवन था. PVM इक्वल टू ZRT दोनों गैसेस ले लेके रेशियो लगा दो, सिंपली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर ए. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 16. ये देखो टिपिकल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, पैकेज में बताया था, आपको नोट्स में भी सिखाया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. An open vessel at 27 degrees Celsius is heated until 2/5 of air in it has been escaped from the vessel. Assuming that volume of the vessel remains constant, the temperature at which vessel has been heated. तो देखो मैंने आपको ओपन कंटेनर की कंडीशन सिखाई थी. ओपन कंटेनर में हमेशा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा रहता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है. वी कैन राइट N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2. ठीक है. तो उसने बोला ओपन वेसल के इनिशियल मोल्स लेट से Na मान लेते हैं, टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया. उसने बोला हीटेड अंटिल 2/5 ऑफ द एयर इन इट हैज एस्केप फ्रॉम द वेसल. अगर 2/5 एस्केप कर गया तो 3/5 बचा, तो 3/5 इंटू Na, ये इसके मोल्स हो गए. टेम्परेचर T2 आपको निकालना है. Na कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर T2 वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 300 इंटू 5/3. ये वैल्यू 500 केल्विन आपका आंसर हो जाएगा. सिंपली सॉल्व करके देख लो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. तो आंसर हम लोग उसका मार्क कर देंगे डी. सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है. Then comes to question number 17. Question number 17 is given the combination of plot which does not represent the isothermal expansion of an ideal gas. तो देखो अगर हम isothermal condition फॉलो करेंगे तो isothermal कंडीशन में आइडियल गैस के लिए बॉयल्स लॉ वैलिड होता है. आइडियल गैस के लिए कौन सा लॉ वैलिड होता है? बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ मतलब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो अगर हम P वर्सेस 1/V ग्राफ बनाएंगे
पी वर्सेस 1/v ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, तो ग्राफ 1 तो करेक्ट है, ग्राफ 1 तो हमारे लिए करेक्ट हो गया। 2 इनकरेक्ट हो गया, देखो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट में पी वर्सेस वी कैसा ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पी वर्सेस वी एम बनाएंगे अगर हम, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन 2 तो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी सही है, पीवीएम इक्वल टू कांस्टेंट है। ऑप्शन 4 में देखो ये इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाया गया, हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज एन सी वी डी टी, इंटरनल एनर्जी लिखेंगे। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो वेरी वॉल्यूम के साथ वेरी नहीं करने वाली, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो जीरो आएगा हर बार, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी, राइट। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस अगर चेक करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, तो इसका आता है स्टेटमेंट 2 एंड 4 ग्राफ रॉन्ग हो गया। ग्राफ 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आना चाहिए था, ग्राफ 4 जो है वो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए थी, सो 2 एंड 4 रॉन्ग, मतलब आंसर इसका मार्क कर देंगे सी, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 is given 0.5 mole of gas A and x moles of gas B exerts a pressure of 200 Pascal in a container of volume 10 meter cube at 1000 Kelvin. Given R is the gas constant in joules per mole Kelvin, X is the 0.5 mole of gas A and x moles of gas B exerts a pressure of 200 kilopascal in a container of volume this. तो वो सीधे सीधे पी वी इक्वल टू एन आर टी अप्लाई करना है, अपनी इक्वेशन लगाएंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर दे रखा है अपने को 200 पास्कल, वॉल्यूम दे रखा है 10 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.5 प्लस एक्स, आर की वैल्यू आर ही रख लीजिए, और टेम्परेचर दिया है 1000 केल्विन, राइट। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 बाई आर इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2, सॉरी 2 बाई आर माइनस 1/2, 2 बाई आर माइनस 1/2, इसको एलसीएम को लेके लिख लोगे तो आ जाएगा 4 माइनस आर बाई 2 आर, 4 माइनस आर बाई 2 आर, सिंपली एलसीएम लिया, नथिंग एल्स। तो इसके बेसिस पे अगर आप चेक करोगे तो आंसर हो गया सी, 4 माइनस आर बाई 2 आर, सिंपल एलसीएम पी वी इक्वल टू एन आर टी का डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 इट इज गिवन consider the van der Waals constant for A and B for the following gases, which gas is expected to have the highest critical temperature। तो देखो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला पता है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8A/27 RB, 8A/27 RB। तो बिना सॉल्व करे देखो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, 8A/27 RB सॉल्व करो सबके लिए तो आपको पता चल जाएगा किसके लिए हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा। अदरवाइज आप एक लॉजिक लगा सकते थे, अगर वैल्यू नहीं सॉल्व करनी तो आपको पता है जो गैस इजी टू लिक्विफाई होती है उसी का क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, सो देन इट कैन बी डायरेक्टली सेट टू जेनॉन। बट यहाँ चूंकि डेटा दे रखा है इसलिए आपको थोड़ा सॉल्व करना बनता है। तो देखो बेसिकली हम सब में ए बाई बी कंपेयर कर लें तो क्रिप्टन का ए बाई बी आ जाएगा 1.3/32, सॉरी 3.2। नियॉन के लिए चेक करेंगे तो 0.2/1.7, क्रिप्टन के लिए चेक करेंगे 5.1/1.0, जेनॉन के लिए चेक करेंगे तो 4.1/5.0। तो ऑल्दो देखो इसमें डेटा मिसप्रिंट है, सर्टेनली क्रिप्टन का जो बी वैल्यू दी है वो थोड़ा एब्रप्ट है, बट जो गिवन है हमें उसी से सॉल्व करना है। अदरवाइज अगर वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम डायरेक्टली जेनॉन लिख सकते थे, क्योंकि इजिली लिक्विफाइबल गैसेस आर हैविंग हायर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। बट यहाँ डेटा दिया तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा, सॉरी फर्स्ट वन ऑर्गन है, ठीक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑर्गन के लिए हमने निकाला 1.3/3.2, नियॉन के लिए 0.2/1.7, क्रिप्टन के लिए 5.1/1.0 और जेनॉन के लिए 4.1/5.0। तो चूंकि डेटा जैसा गिवन है वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर इज फॉर क्रिप्टन, आंसर इसका ए मार्क करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होता है उसी से सॉल्व करना होता है, डेटा नहीं गिवन होता तो फिर लॉजिक से सॉल्व कर देते, तो यहाँ पे जेनॉन भी आंसर हो सकता था।
बट अभी जो क्वेश्चन गिवन है उसके बेसिस पे ही सॉल्व करना है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ पे फैक्चुअली नहीं सॉल्व करना था, जो गिवन था उससे सॉल्व करना था. क्वेश्चन नंबर 20 इट्स गिवन एट अ गिवन टेम्परेचर T, gases neon, argon, xenon and krypton are found to deviate from ideal behavior. Their equation of state is given by this. Here B is the van der Waals constant. Which gas will exhibit steepest increase in the plot of Z versus P? तो देखो अगर हम इसमें Z वर्सेस P इक्वेशन बनाएंगे तो ये P में लिख रखा है P इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस पी. उसको अगर जरा मल्टीप्लाई करके लिखें तो पी वी एम माइनस पी बी इक्वल टू आर टी बन जाएगा. आर टी से डिवाइड कर देंगे तो ये Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी आ जाएगा. अब देखो अगर हम Z वर्सेस P प्लॉट बनाएंगे तो Z वर्सेस P प्लॉट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा हो गया. तो उसकी जो स्लोप आएगी वो आ जाएगी b बाई आर टी. Z वर्सेस P के प्लॉट में स्लोप क्या आएगी b बाई आर टी. अब उसने बोला स्टीपेस्ट इंक्रीज. तो स्टीपेस्ट इंक्रीज मतलब मैक्सिमम स्लोप. स्टीपेस्ट इंक्रीज मतलब मैक्सिमम स्लोप. और मैक्सिमम स्लोप किसके लिए आएगी जिसका बी मैक्सिमम होगा. इसका मतलब मैक्सिमम बी. मैक्सिमम बी मतलब मैक्सिमम साइज, क्योंकि बी क्या रिप्रेजेंट करता है साइज. तो ये क्या हो जाएगा जेनॉन. आंसर रिपोर्ट करेंगे डी. ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट. पहले हमने प्लॉट चेक करा जेड वर्सेस पी का प्लॉट. अगर ग्राफ बनाएंगे तो जेड वर्सेस पी के प्लॉट में ग्राफ आ रहा है जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी. जेड वर्सेस पी का प्लॉट अगर देखेंगे इसमें तो स्लोप हो जाएगी बी बाई आर टी, जिसके लिए बी सबसे ज़्यादा होगा, वही सबसे स्टीपेस्ट ग्राफ होगा. तो स्टीपेस्ट ग्राफ मतलब मैक्सिमम स्लोप मतलब मैक्सिमम बी. मैक्सिमम बी इज मतलब मैक्सिमम साइज, और मैक्सिमम साइज यहाँ पे जेनॉन का है. तो आवर आंसर विल बी डी. क्लियर. चलो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 given, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दे रखी है 4 गैसेस के लिए. ए एंड बी आर द van der Waals constant. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गैसेस. तो जरा कंपैरिजन देखो सबसे पहले. तो अगर हम देखेंगे van der Waals कांस्टेंट ए की वैल्यू देखो सबसे ज़्यादा ए के लिए, और van der Waals कांस्टेंट बी की वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो इट इज़ हाईएस्ट फॉर सी. ठीक है, बाकी डेटा का भी जहाँ जहाँ से यूज़ करेंगे वहाँ करते जाएंगे. सो पहले केस में लिखा है गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए. गैस बी विल बी लेसर कॉम्प्रेसिबल देन गैस डी. देखो ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, दो दो बातें एक साथ पूछ रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुली डील करना है. तो सबसे पहले अगर हम बी की वैल्यू लिखेंगे तो ये 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए होता है. सो बेसिकली जिसका बी ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. सो बी मोर इम्प्लाइज मोर वॉल्यूम. और दूसरा केस लिखा है गैस बी विल बी लेसर कॉम्प्रेसिबल देन गैस डी. तो ये हमें जेड से कंपेयर करना पड़ेगा. दैट कंपैरिजन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ जेड. ठीक है, या बेटर टू से जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती है वो ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होती है. उस डेटा से यूज़ करेंगे. तो पहले केस में लिखा है गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए. ये बिल्कुल सही है क्योंकि गैस सी का बी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गैस ए. ये करेक्ट हो गया. बट अगले केस में लिखा है बी विल बी लेसर कॉम्प्रेसिबल देन गैस डी. तो अगर हम बी और डी कंपेयर करेंगे तो उसमें देखो वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट है. अगर वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट है तो हमारे लिए जो z की वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए a कॉमन हो गया, अब b वैल्यू बच रही है. तो या तो TC से कंपेयर कर लो क्योंकि मोर कॉम्प्रेसिबल लेस कॉम्प्रेसिबल बेसिकली z से डिसाइड करना है. तो ध्यान से देख लो कि दोनों का a अगर सेम है तो b रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं. तो d का b ज़्यादा है. b ज़्यादा होने का मतलब उसमें रिपल्सिव फोर्सेज a के रिस्पेक्ट में ज़्यादा काम कर रहे होंगे. तो इसका मतलब d जो है वो लेसर कॉम्प्रेसिबल होगा. समझ में आया. बहुत ट्रिकी सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखो. तो पहले सी फर्स्ट पार्ट तो समझ गए. सो बी इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन ए आएगी, डी आएगी. मोर कॉम्प्रेसिबल देन डी आएगा क्योंकि बी के अंदर रिपल्सिव फोर्सेस कम है तो उसका कॉम्प्रेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डी. बिकॉज लिखना है तो पूरा लिख लो. बिकॉज बी इज मोर फॉर डी. बी इज मोर फॉर डी. तो फाइनाइट साइज इंपॉर्टेंट हो गया तो रिपल्सिव फोर्सेस काम करेंगे. तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो, ए रॉन्ग हो गया. बी में लिखा है गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस ए. So gas C will occupy lesser volume than gas A.
यही गलत हो गया क्योंकि बी वैल्यू सी की सबसे ज़्यादा है, तो सी का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा, तो स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया। गैस बी इज लेसर कॉम्प्रेसिबल देन डी, ये तो इनकरेक्ट पहले से ही है, तो हमने पहले ही चेक कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट सी चेक करेंगे, गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए, ये सही है। गैस बी विल बी मोर कॉम्प्रेसिबल देन डी, यही करेक्ट हो गया। उसका अगर करेक्ट आंसर लिखना है तो डी करेक्ट आंसर हो गया। उसका लिखा है गैस सी विल ऑक्यूपाई लेसर वॉल्यूम देन गैस ए, ये इनकरेक्ट हो गया। बी इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन डी, करेक्ट है। आधा स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उसको इनकरेक्ट ही बोलेंगे। समझ गया ना कॉन्सेप्ट? कॉम्प्रेसिबिलिटी चेक करें, जिसका बी ज़्यादा होगा वो कम कॉम्प्रेसिबल होगी, जिसका बी कम होगा वो ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होगा फॉर कॉमन ए, और दूसरा जिसका बी ज़्यादा होगा उसका साइज, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डिसाइड करते हैं। ए वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब मोर कॉम्प्रेसिबल होता है, बी वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब लेस कॉम्प्रेसिबल होता है। चाहो तो और ठीक से लिख लो, मोर वैल्यू ऑफ ए, और अगर दोनों वैरी कर रहे हैं तो फिर जेड से कंपेयर करना पड़ेगा। सो मोर वैल्यू ऑफ ए implies more compressible, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज हुए, मोर कॉम्प्रेसिबल ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेज। और मोर वैल्यू ऑफ बी हो गया अगर, तो फाइनाइट साइज इंपॉर्टेंट हो गया। मोर वैल्यू ऑफ बी मतलब लेस कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, लेसर कॉम्प्रेसिबल ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेज, या लेस अट्रैक्टिव फोर्सेज भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि फाइनाइट साइज इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर अगर हम लोग मार्क करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए हो गया सी। बाई फॉल्ट मैंने आंसर गलत लिखा हुआ, इसको सही कर लेना। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। सी में लिखा है गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए, ये बिल्कुल ठीक है। एंड बी विल बी मोर कॉम्प्रेसिबल देन डी, ये भी सही है। तो उसका आंसर सी कर लेना है। ठीक है, मैंने पहले गलत मार्क कर दिया, सो इसका आंसर इज सी। स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स में देख लो। मैंने लिखा है बी इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन डी, ये करेक्ट है, बिकॉज बी हैज मोर, बिकॉज बी इज मोर फॉर डी। और वॉल्यूम हमने पहले ही कंपेयर कर दिया, जिसका बी ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे तो इट शुड बी सी। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो लिखा हुआ है पॉइंट 1, 2 एंड 3 फॉर द प्लॉट्स रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी फॉर 3 डिफरेंट गैसेस। तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अलग अलग केस में चेक करना है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2RT/m आ जाएगा। अब हमारे पास अलग अलग केस है। नाइट्रोजन 300 केल्विन तो हम एक एक करके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वी मोस्ट प्रोबेबल फॉर नाइट्रोजन एट 300 केल्विन लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2R इंटू 300/28। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे एट 300 केल्विन, तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2R इंटू 300/2। और तीसरी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे एट 400 केल्विन, तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2R इंटू 400/32। इसी को अगर दूसरे टर्म में लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2R इंटू 300/24। सेम वैल्यू और मैथमेटिकली देख लो, ऊपर से 4 से कैंसिल करा तो नीचे 8 आ जाएगा, और फिर 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 24 आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, इस वैल्यू को मार्क करना है। तो उसने देखो 3 वैल्यू हाईएस्ट दे रखी है, तो हाईएस्ट वैल्यू तो ये होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, वो हाईएस्ट वैल्यू होगी। सो दिस इज 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर इज दिस वन, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन विल बी, हाइड्रोजन विल बी हाईएस्ट। तो उसने आपसे बोला हुआ है कि पॉइंट 1, 2, 3 इन द फॉलोइंग प्लॉट रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्ड्स टू। तो पॉइंट नंबर 1 इज फॉर नाइट्रोजन, पॉइंट नंबर 2 इज फॉर ऑक्सीजन, पॉइंट नंबर 3 इज फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इससे ऑप्शन मार्क करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा सी। 1 इज नाइट्रोजन, 2 इज ऑक्सीजन एंड 3 इज हाइड्रोजन। और उसके हिसाब से देखो, तो 1 इज नाइट्रोजन, 2 इज ऑक्सीजन, 3 इज हाइड्रोजन। तो आंसर इसका हो गया सी। वैल्यूज कैलकुलेट करके देखना था, नथिंग एल्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 नाउ। Now question number 25. A mixture of 1 mole of each of hydrogen, helium and oxygen, each are enclosed in a cylinder of volume V at a temperature of T. If the partial pressure of hydrogen is 2 atm, the partial pressure of the gas, the total pressure of the gas is in the cylinder
तो हमारे पास देखो सारे गैसेस के 1 मोल है, 1 मोल है, तो इनके मोल फ्रैक्शन निकल आएंगे, मोल ऑफ ईच हाइड्रोजन हीलियम एंड ऑक्सीजन, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस जो हो जाएगा वो हो गया 1/3। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर दे रखा है अपने को 2 atm, मोल फ्रैक्शन हो गया 1/3, टोटल प्रेशर निकालना है, यहाँ से टोटल प्रेशर आ जाएगा 6 atm, यानी कि आंसर ए। समझ गए? यानी कि आंसर ए। क्लियर? या दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, हर गैस के मोल सेम है तो सबके पार्शियल प्रेशर भी सेम होंगे, तो एक गैस का पार्शियल प्रेशर अगर 2 atm है तो सबका 2 atm हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, तो भी टोटल प्रेशर 6 atm डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। इट्स गिवन a spherical balloon of radius 3 cm containing helium gas at a pressure of 448 into 10 to the power minus 3 bar. At the same temperature, the pressure of the same temperature pressure of a spherical balloon of radius 20 centimeter cube containing the same amount of gas will be. तो देखो हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर रखा है, तो वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल टू मोल्स की कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं सॉरी, टेम्परेचर सेम कर रखा है हमने, स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कंटेनिंग हीलियम गैस एट अ प्रेशर ऑफ दिस, एट सेम टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस दिस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ अप्लाई कर देना है। सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। पहले प्रेशर दे रखा है 48 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट्स का बहुत देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में बाद में कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो सही यूनिट भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ये आंसर आएगा, तो उसको मीटर क्यूब में एक्चुअली में कन्वर्ट करना चाहिए हमको, इनटू 10⁻⁻6 और लिखना चाहिए था अगर बहुत प्रिसाइसली लिखना है तो। नेक्स्ट वाले केस में प्रेशर लिखेंगे तो उसने बोला हुआ है 10⁻6 बार में, कुछ भी मान लेते हैं, लेट से रिज्यूम इट A इंटू 10⁻6 बार, ये प्रेशर हो गया। वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 पाई, आर की वैल्यू दे रखी है 12 क्यूब इंटू 10⁻6। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ज़्यादा टर्म कट जाएंगे, तो आ जाएगा 48 इंटू 3 क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी इंटू 10⁻³ और रहने वाला है, ठीक है ओके, वो कैंसिल कर देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी A इंटू 10⁻³ इंटू 12 क्यूब। बाकी सारे टर्म देखिए कट जा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहाँ से वैल्यू ऑफ A आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू 750 आ जाएगी, वही आपसे पूछा गया, तो 750 इंटू 10⁻6 बार प्रेशर हो जाएगा। तो दिस कंप्लीट्स योर DPP।